Hello everyone, this is CA Srijan and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। अपने पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट देखा था, जहाँ पर हमने उसकी मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सारी चीज़ें कवर करी थी। आज के वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि अपना पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पूरे एग्जाम्पल से समझेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या है। वो एग्जाम्पल से आपको सारे के सारे टर्म्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, MBA चाय वाला, ये ऐसा ब्रांड है जिसका नाम आई थिंक आप सभी ने सुना होगा। प्रफुल्ल बिल्लौर इज द ओनर ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, ही स्टार्टेड इट ऑफ इन 2017। उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। ही इज एक्चुअली नॉट एन MBA, but he started his business with the name of MBA Chaiwala, which became very famous and बहुत अच्छा भी चला वो कुछ साल, but later on it started going downhill and आज के डेट में इनके बहुत लॉसेस हैं and the business is not going too well। ठीक है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज अकाउंटिंग टर्म सीखेंगे इनके ही पूरे बिजनेस से। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, अपना सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म पे चलते हैं। जब प्रफुल्ल बिल्लौर ने सोचा होगा कि हम कुछ अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सेल टी, तो चाय जो हुई ना यहाँ पे, ये हो गए हमारे गुड्स मतलब जिसमें मैं डील करती हूँ। वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा जिस भी चीज़ का बिजनेस होगा जिससे मैं मैन्युफैक्चर करके या ट्रेडिंग करूँगी जिसकी, दैट इज गुड्स, मतलब जिससे मैं डील करूँगी मेनली। ठीक है, तो चाय यहाँ पर क्या हो गई, सबसे पहले गुड्स हो गई। ठीक, सबसे पहले डिसाइड हो गया बिजनेस कौन सा करना है। अब क्या चाहिए हमें बिजनेस के लिए, तो पैसे चाहिए, रोकड़ा। ठीक है, और पैसे अब इनके पास जो है, इन्होंने ये बिजनेस 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था 2017 में। ठीक है, तो ये जो 8,000 रुपीज़ हुए ना, 8,000 रुपीज़, इसे हम बोलते हैं कैपिटल, यानी कि वो पूंजी जो बिजनेस में लगाई जाती है। ठीक है, अब 8,000 रुपीज़ भी हो सकते थे, या फिर हो सकता है कि चाय बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमें एक यूटेंसिल चाहिए होगी या केटल चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पैसे ना लाकर इनके घर पर एक केटल हो और वो केटल को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दें, तो उस केटल को भी हम कैपिटल का ही पार्ट मानेंगे। तो इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कैश ही हो। तो फिलहाल के लिए 8,000 रुपीज़ से बिजनेस जो इन्होंने खुद से लगाया प्रफुल्ल ने, वो 8,000 रुपीज़ इज कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया कैपिटल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये भी समझिए कि ये जो बिजनेस है, एक बार को इस तरीके से देखिए, इसे ऐसे समझिए कि MBA चाय वाला एंड प्रफुल्ल, ये जो हैं, ये दो अलग एंटिटीज हैं। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज। अब जब प्रफुल्ल ने MBA चाय वाला में 8,000 रुपीज़ लगाए, तो एक तरीके से ये 8,000 रुपीज़ जो है ना, ये इस बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन हो गई प्रफुल्ल की तरफ। ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स द ओनर, ये एक लाइबिलिटी हो गई, इसकी ऑब्लिगेशन हो गया, जो कि इसे वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी एट दी एंड व्हेन दिस बिजनेस शट्स डाउन, तब प्रफुल्ल को ये पैसे वापस मिलने चाहिए इस बिजनेस से। ठीक है, इसीलिए इसे लाइबिलिटी माना जाता है। आगे समझेंगे हम लाइबिलिटी क्या होता है। अभी के लिए समझिए कि लाइबिलिटी इज समथिंग दैट अ बिजनेस नीड्स टू पे ऑफ। ठीक है, मेरे जेब से पैसा, बिजनेस की जेब से पैसा जब जाएगा तो उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो दिस 8,000 रुपीज़ यानी कि दिस कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। समझ में आया? ओके, तो कैपिटल हो गया हमारा। अब ये जो 8,000 रुपीज़ हमने लगाए हैं बिजनेस में, प्रफुल्ल ने जो बिजनेस में लगाए हैं, उससे क्या होगा, हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो एक टपरी, चाय की टपरी जिसे हम बोलते हैं, राइट, तो वो हमें लगानी पड़ेगी, यानी कि उस पर ही हम सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट। फिर हमें केटल खरीदनी पड़ेगी, चाय की पत्ती खरीदनी पड़ेगी, मिल्क कप्स जिसमें हम सर्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास बिजनेस में होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये हेल्प करेंगी प्रफुल्ल को पैसे अर्न करने में, रेवेन्यू अर्न करने में। ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प करती हैं उन्हें हम असेट्स बोलते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें असेट्स में आती हैं। ये बात भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, समथिंग जिससे कि हमें पैसे मिले फ्यूचर में, वो हो गए असेट्स।
अब असेट्स भी ना दो टाइप के होते हैं, ज़रा यहीं पर ही ध्यान देते हैं हम। क्या कि ये जो चाय की टपरी है ये तो हमने एक बार परचेज कर ली एंड ये अभी काफ़ी साल चलेगी। ऐसा नहीं कि आज परचेज करी और कल ख़त्म हो जाएगी, कल फिर नहीं परचेज करनी, ऐसा नहीं है। केटल के साथ भी ऐसा नहीं होगा एंड कप्स भी, इफ़ नॉट डिस्पोजेबल, अगर ये परमानेंट वाले कप्स हैं तो ये भी चलेंगे लॉन्ग टर्म तक के लिए। बट ये जो दोनों चीज़ें हैं ये तो रोज़ खरीदेंगे एंड रोज़ यूज़ होके ख़त्म हो जाएंगी, राइट। तो आपको इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर समझ में आया। अब इसके तरफ चलते हैं कि इसका टर्मिनोलॉजी क्या है। सी असेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइटम्स ऑफ वैल्यू जो कि मैं बिजनेस में यूज़ कर रही हूँ अपने ऑपरेशंस में, वो सारी चीज़ें टी स्टॉल, केटल या टी लीव्स, ये सारी चीज़ें अपने बिजनेस में यूज़ कर रही हूँ और वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करें, यानी कि उससे मुझे पैसे जनरेट होके मिल रहे हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब पैसे जनरेट होना। ओके, असेट क्या होता है समझ में आया। अब वो जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि जो लॉन्ग टर्म में यूज़ हो रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म में यूज़ हो जा रहे हैं वो देखते हैं। करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट बोला जाता है इनको। देखते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, करेंट एसेट मतलब जो कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ होते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जब से आपने कोई चीज़ खरीदी और फिर उसके बाद उससे आपको पैसा अल्टीमेटली कब जनरेट हुआ। मतलब जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपने क्या करा होगा, सबसे पहले आपने वुड परचेज करी होगी, ठीक है, वुड परचेज करी, फिर उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया होगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, इससे आपको जल्दी से समझ में आएगा। सबसे पहले वुड परचेज करी होगी, ठीक है। मान लीजिए वो आपके गोडाउन में वो वुड एक वीक तक पड़ी रही, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने उससे एक डाइनिंग टेबल मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट करी, बनानी शुरू करी, ठीक है, प्रोड्यूस किया उसे। और इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लग गया, मान लेते हैं 2 वीक्स लगे, ठीक है। 2 वीक में आपने डाइनिंग टेबल प्रोड्यूस कर ली। फिर वो डाइनिंग टेबल आपके गोडाउन में पड़ी रही कितने वीक्स, मान लीजिए 2 वीक्स और लग गए उससे बिकने में, ठीक है। ये गोडाउन में पड़ी रही। उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, जब कस्टमर आया 2 हफ्ते बाद, तो उसे हमने उसे सेल किया, ठीक है, कस्टमर को सेल कर दिया, ठीक है, सोल्ड। अब ये वुड परचेज करने से लेकर फाइनली जो कस्टमर से पैसे रियलाइज हुए, ये कितने टाइम में हुआ, 1 वीक प्लस 2 वीक प्लस 2 वीक, यानी कि टोटल 5 वीक्स लगे मुझे इस वुड से पैसे जनरेट करने में, राइट। तो 5 वीक्स इज माई ऑपरेटिंग साइकिल एंड हर बिजनेस का इसी तरीके से ऑपरेटिंग साइकिल होता है। वैसे ही टी के बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे आइटम्स यूज होते हैं जो जल्दी खराब होते हैं, राइट। मिल्क हो गया, ये बहुत जल्दी खराब होता है, बट शुगर एंड टी लीव्स यू कैन कीप फॉर सम टाइम, ठीक है। इसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटी होती है। और जबकि ये जो फर्नीचर के बिजनेस होते हैं या फिर ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग के बिजनेस होते हैं, ये सारे बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं, तो इसमें ऑपरेटिंग साइकिल भी लंबी होती है। आई होप आपको ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब समझ में आया। नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू आवर कॉन्सेप्ट कि करंट असेट्स ऑपरेटिंग साइकिल में यूज होते हैं। मतलब जो मिल्क, शुगर, टी लीव्स हैं, ये सारे के सारे उस ऑपरेटिंग साइकिल में यूज होते हैं। आप समझ में आ रहा होगा। और करंट एसेट से हमें पैसा कब तक मिल जाता है, एक जनरल ये माना जाता है कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपको उस चीज़ से पैसे मिल जा रहे हैं तो उसे हम करंट एसेट को में क्लासिफाई कर देते हैं। यानी कि मिल्क, शुगर, टी लीव्स ये आज खरीदी, कुछ समय बाद यूज़ करके मुझे इससे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो टी स्टॉल है, केटल है, ये सारी चीज़ें मेरे पास 12 महीने से ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाली हैं और मुझे ये इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देती रहेंगी। तो इसीलिए मैं इसे नॉन करंट मानूंगी, बिकॉज ये 12 मंथ से ज़्यादा मेरे पास रहेंगी और पैसे जनरेट करेंगी। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। और करंट आइटम्स आर प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि जो चाय बनाने के सामान मैंने यूज़ किए, मिल्क, शुगर, इसको मैंने ट्रेडिंग में यूज़ किया। मैं अपना केटल जाकर सेल नहीं कर देती हूँ या फिर अपनी टी स्टॉल सेल नहीं करती हूँ। क्या करती हूँ, मिल्क और शुगर और इन चीज़ों को कंबाइन करके चाय बनाकर सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग में यूज़ होते हैं। समझ में आ गया होगा। ये तीनों पॉइंट्स एक बार फिर से रीड करें अपने आप से एंड
इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि करंट असेट में किसको क्लासिफाई करना है एंड नॉन करंट क्या होते हैं। फॉर नाउ यू कैन इग्नोर द लाइबिलिटीज पार्ट, उस पर भी अभी हमें आना है, ठीक है। चलिए इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अब असेट भी हमारे पास आ गए, वही हमने टी स्टॉल खरीद लिया, केटल हो गया, सब कुछ आ गया, चाय बनाना हमें आता है, सब बढ़िया हो गया। अब क्या करना है, हमने सोचा कि यार अभी कुछ बेंचेस वगैरह और लगानी है हमें, कुछ लोगों के बैठने के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए बेंचेस लगानी है। तो क्या हुआ, अब प्रफुल्ल ने सोचा कि यार मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हुए हैं, जो पैसे मैंने लगाए थे, जो कैपिटल, वो अब खत्म होने लगा है, मेरे पास अब पैसे नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लोन ले सकता हूँ। किससे लोन लूंगा, डॉली चाय वाला के पास मान लीजिए ये जाते हैं और इनसे 10,000 रुपीज़ उधार ले लेते हैं, कहते हैं कि भाई मैं आपको 10,000 रुपीज़ दे दूंगा जल्दी। इन्होंने वो पैसे ग्रांट कर दिए, ठीक है, यानी कि ये एक लोन हो गया। अब प्रफुल्ल को क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम में वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। जो पैसे मेरी जेब से जाए, जो चीज़ ऐसी है जिसके कारण मेरी जेब से पैसे जाते हैं, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं, जो मुझे पे ऑफ करनी पड़े किसी को, ठीक है। तो एक टाइम बाद मुझे इनको ये पैसे पे ऑफ करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इसे लायबिलिटी मानूंगी। दिस इज अ लोन फॉर मी, ठीक है। अब एक बार इधर चलकर इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लायबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि मुझे डॉली को ये पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक। अब इसके भी दो टाइप्स हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। वेरी इजी, अगर डॉली ने मुझसे कहा कि भाई 5,000 रुपये, सॉरी जो 10,000 रुपये आपने लिए हैं वो मुझे 5 महीने में लौटा देना। 5 महीने क्या हुआ, 12 मंथ से कम टाइम हुआ, राइट। तो इसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे, यानी कि 1 साल से जल्दी मुझे पैसे लौटाने पड़ेंगे, मेरे जेब से पैसे चले जाएंगे। बल्कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि 2 साल में लौटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। ओके, देखिए वही बात यहाँ पर एकदम सेम आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लायबिलिटीज़ के लिए भी काम करता है कि ये मेरी ऑपरेटिंग साइकिल में पैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। मैंने इससे अपने ज़रूरत के सामान खरीदे इस पैसे से, एंड मुझे इसे 12 मंथ्स के अंदर अंदर लौटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लोन्स क्या होते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट भी होता है। क्या हुआ, मान लीजिए कि एक बार प्रफुल्ल के पास पैसे नहीं थे, बट उनको जो है शुगर खरीदने जाना था, तो उन्होंने दुकान वाले से बोला कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको कल परसों में लौटा दूंगा, तो आप मुझे उधार पे सामान दे दीजिए। जैसे कि आप लोग अपनी स्कूल कैंटीन में कभी जाते होंगे, तो आपने बोल दिया कि समोसा अभी दे दो और उसे खाते में लिख लेना, ठीक है, एंड आप उसको बाद में लौटा देते हो। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उधार एक तरीके से ले लिया इन्होंने, उधार पर सामान लेना। बस यहाँ पर डिफरेंस यही है कि डॉली से इन्होंने पैसे लिए थे एज अ लोन और वो बाद में लौटाएंगे। यहाँ क्रेडिट में क्या हुआ, क्रेडिटर किसको बनाया जाता है कि अगर मैंने कुछ सामान उधार पर ले लिया, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, तो उसे क्रेडिटर बोला जाता है। वो जो इंसान जिससे मैंने पैसे लिए हैं, वो इंसान या वो कंपनी, कोई भी हो सकता है जो मुझे क्रेडिट पर सामान दे रहा है, ठीक है, उसे क्रेडिटर बोला जाता है। अभी तक हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एक बार यहाँ से हम सब कुछ चेक कर लेते हैं। असेट क्लियर हुआ, लायबिलिटी भी क्लियर हो गया, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी क्लियर हुआ, कैपिटल भी क्लियर हो गया, जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, यानी ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस और वो एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि कभी ना कभी बाद में बिजनेस जो है उसे ओनर को लौटाएगा। ओके, अब एक और आपका यहाँ पे गुड्स क्लियर हुआ, ठीक है। प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, गुड्स क्लियर हुआ। चाय एंड स्नैक्स जो भी मैं बेचती हूँ साथ में, ठीक है, वो चीज़ भी क्लियर हो गई। और क्रेडिटर भी क्लियर हुआ, ठीक है, कि मैंने उधार पर जो है कुछ अपने सामान खरीदा, शुगर वगैरह जो भी, ठीक है, वो भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। अब हमने बेंचेस भी लगा दी, वही जो हमने लोन लेकर लगाया है, ठीक, वो भी बात खत्म हुई। अब हमें स्टार्ट करना है अपना बिजनेस, अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है, चाय बेचना स्टार्ट करना है। तो
सबसे पहले इन्होंने सोचा कि भाई मैं तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हूँ अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, किसी ब्लॉगर्स जो आजकल जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनको पैसे ऑफर करके एडवर्टीजमेंट आप अपना करवा सकते हैं, या फिर पैम्फलेट्स बंटवा सकते हैं, विच इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड। तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो इस चीज़ को हम एक्सपेंस बोलते हैं। जो खर्चे मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए मुझे करने पड़ रहे हैं, पैसे कमाने के लिए मुझे करने पड़ रहे हैं, उन्हें हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, चाय बनाने के लिए मैंने किसी को रखा होगा, किसी को मैं सैलरी देती हूँ। ठीक है, तो वो सैलरी जो है वो भी एक एक्सपेंस हुआ, क्योंकि उससे भी मुझे बाद में रेवेन्यू जनरेट होगी जब मैं चाय बनाकर बेचूंगी तो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो गया, सैलरी हो गया, या फिर मे बी मैंने कोई जगह रेंट पर ले रखी है जहाँ पर मैं ये टी सेल करती हूँ, तो वो जो रेंट है वो भी मेरा एक्सपेंस हो गया। बिजनेस के जो भी खर्चे हुए बेसिकली। तो एक और डेफिनेशन मेरी यहाँ पर क्लियर होती है, एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, और रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी मेरे पास से खर्चे हुए। ठीक है, अब एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर दो टर्म्स होते हैं, बट इसका जो डिफरेंस है वो हम सबसे एंड में समझेंगे। ठीक, एक्सपेंसेस भी भाई इनकर हो गए। अब देखिए क्या हुआ, जब एक्सपेंसेस इनकर होना भी स्टार्ट हो गए तो अब क्या हुआ, कस्टमर्स भी आने लगे। ठीक है, कस्टमर्स आने लगे एंड इनको पैसे देने लगे चाय पीने के। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेल। सेल का मतलब जो आइटम मैं बेचती हूँ, जो गुड्स है मेरे, जब उसे मैं सेल करूंगी उससे जो पैसे आएंगे कस्टमर से, वो उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि एक और भी कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू। सेल एंड रेवेन्यू में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी प्रफुल्ल का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है और एंड उनके पास बहुत पैसे आ गए, तो अब क्या होगा, मान लीजिए उन्होंने कहीं पर पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए किसी कंपनी में, और कंपनी ने उन्हें डिविडेंड दिया। ठीक है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट कुछ भी दिया। ठीक, तो ये इनकी एक इनकम ही हुई। ठीक है, उस कंपनी से इनकम तो हुई, लेकिन क्या ये अपने गुड्स बेच कर हुई? नहीं। सेल क्या होती है, सिर्फ वो इनकम जो गुड्स बेच कर होती है। उसके अलावा अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उसको हम रेवेन्यू में काउंट करेंगे। सो रेवेन्यू बेसिकली, रेवेन्यू ये है एंड इसी का एक हिस्सा है सेल। ठीक है, तो रेवेन्यू इज अ बिगर टर्म एंड इसमें सेल भी आ जाता है एंड बाकी सारे इनकम्स भी आ जाती हैं जो अदर देन गुड्स सेल करके हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये दो और भी चीज़ें मेरी क्लियर हुई। क्या क्या, सेल एंड रेवेन्यू। सेल वो है जो फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज जिसमें मैं डील करती हूँ, वो सेल करके जो मुझे मिला वो सेल हुआ। एंड और रेवेन्यू क्या हुआ, सेल तो इंक्लूडेड है ही, ये तो सेल हो गया। ठीक है, जो प्रोडक्ट सेल करके मुझे मिला। और भी आइटम्स होते हैं इसमें, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, या फिर मैंने अपनी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी को मे बी रेंट पर दे रखा है किसी को, जब मुझे रेंट आ रहा है उससे, तो वो भी रेवेन्यू में ही काउंट होगा। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। अब ये सारे तो हमें टर्म्स यहाँ पर क्लियर हो गए। इसके अलावा वाली बातें कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, दो एंटिटीज हैं, उनके बीच में पैसे का कोई भी लेन देन है तो उसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब चाहे वो सेल हो गई, या मैंने ही कहीं से शुगर परचेज करी, मतलब द ओनर, ठीक है, उसने शुगर परचेज करी, वो भी ट्रांजैक्शन है। मैंने अपने किसी क्रेडिटर को पैसे लौटाए, वो भी ट्रांजैक्शन हो गया। पैसे मैंने उधार लिए, वो भी ट्रांजैक्शन हो गया। एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज। चलिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब एक बार देख लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। अब मेरी जो रेवेन्यू आती है, ठीक है, ये आए मेरे पास पैसे, ये वो है जो मेरे पास आया। अब मेरे पास से गया क्या, मेरे एक्सपेंसेस जो मैंने इस रेवेन्यू को कमाने के लिए लगाए थे, रिमेंबर दैट स्लाइड, ठीक, इसको इसमें से माइनस करके जो बचा सिंपली वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, उस अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि उस साल में जितनी भी रेवेन्यू मैंने कमाई माइनस जितने एक्सपेंसेस मेरे हुए, उसको माइनस अगर कर देंगे तो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। वेरी सिंपल। प्रॉफिट मतलब कितना मैंने एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है, अपनी मेहनत से।
नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं गेन पे, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है ये। बेसिकली वो प्रॉफिट जो मुझे ऐसे इवेंट से हुआ है विच इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस, यानी कि मेरा मेन बिजनेस नहीं है ये, लेकिन फिर भी इससे मुझे जो भी फ़ायदा होगा उसे मैं गेन कहूँगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मैंने कभी खरीदी होगी बहुत पहले, और आज के टाइम में मैं उसे बेच रही हूँ, तो मेरी कुछ मेरे पास कुछ रेवेन्यू आएगी, कुछ पैसे आएंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए, और मैंने उसे प्रॉपर्टी को खरीदा था जब, तो वो रही होगी मान लीजिए 2 लाख रुपए की, ठीक है। आज मैं उसे सेल कर रही हूँ, तो क्या होगा कि ये 8 लाख रुपीज़, आई होप आपको दिख रहा है इसमें, ठीक, 8 लाख रुपीज़ जो है वो मेरा गेन कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस तो चाय बेचना है, राइट। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। गेन भी हो गया। एंड अब आते हैं लॉस पर। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस करें तो हमारे पास कुछ फ़ायदा ही मिले हमें। हो सकता है कि मेरी रेवेन्यू 100 ही रुपये हो और मेरा एक्सपेंस जो है वो 150 रुपये निकल गया, तब क्या होगा? तब तो ये माइनस में आ जाएगा ना, -50 हो जाएगा। तो इसे ही हम लॉस बोलते हैं, यानी कि नुकसान उठाना पड़ गया, जितना पैसा आया नहीं उससे ज़्यादा तो चला गया, ठीक, वो हो गया लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्काउंट पे। वेरी इजी, ठीक है। डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, यानी कि कभी कभी आपको महिलाएं तो बहुत अच्छे से जानती होंगी, ठीक है, 500 का माल आप 100 में खरीद के भी आ जाते हो कभी कभी, ठीक है। तो वो जो 400 रुपये आपको कम करके मिला ना, 100 रुपये में जो मिला आपको, तो वो 400 रुपये इस डिस्काउंट, यानी कि प्राइस में जो कमी करके आपको दिया जाता है। इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, यू वेंट टू अ शॉप एंड शॉपकीपर से आपने बोला कि मुझे 10 kg शुगर दे दीजिए, ठीक है, 10 kg शुगर चाहिए मुझे। तो आपने अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो दुकानदार है ना वो बोल देगा कि ठीक है सर, आप जो है वो 20% डिस्काउंट पर ले लीजिए इसको, क्योंकि आपने अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है, बल्क में खरीदा है। तो बेसिकली जो बोला जाता है ना थोक में सामान खरीदना, तो उस केस में आपको ट्रेड डिस्काउंट्स मिलना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। तो उसी तरह एक होता है दूसरा कैश डिस्काउंट, बट उसका जो है वो टर्म्स थोड़े से अलग होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे क्या हुआ कि आप ये जब शुगर खरीदने गए तो आपने बोला कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ टाइम में पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो दुकानदार ने आपसे क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप विद इन 10 डेज पैसे दे देते हैं, ठीक है, विद इन 10 डेज पैसे दे देते हैं, तो मैं आपको इस पर 10% और डिस्काउंट दे दूंगा एडिशनल, ठीक। और अगर आप आफ्टर 10 डेज देते हैं तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, किस लिए? ताकि ये आपको प्रमोट करने के लिए कि आप जल्दी से कैश पेमेंट कर दें और दुकानदार का पैसा रुका ना रहे आपके पास, ठीक है। इसीलिए वो आपको इंसेंटिव दे रहा है कि आप जल्दी से पैसा पे करें। इसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ताकि आप जल्दी पैसा पे कर दें। बस यही डिफरेंस है। डिस्काउंट समझ में आ गया, गुड्स भी समझ में आ गए थे। अब एक बार वाउचर और ड्राइंग समझ लेते हैं क्या होता है। वाउचर क्या होता है? दैट वाउचर्स, मतलब कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसका प्रूफ ये होता है, इट वाउचर्स फॉर योर ट्रांजैक्शन। यानी कि आप ये सारे जो एक्सपेंसेस या फिर जो भी सेल वगैरह दिखा रहे हैं उस चीज़ का एविडेंस बस वाउचर कहलाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये किस लिए किया जाता है? ताकि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका एक एविडेंस हो, क्योंकि जब कभी बाद में जब ऑडिट होती है या फिर सरकार भी आपके ये एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यूज, इनको कभी चेक करना चाहे तो आपके पास ये एविडेंसेस होने चाहिए। आप ऐसे हवा में कुछ भी ट्रांजैक्शंस नहीं दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये वाउचर्स बनाए जाते हैं। मैंने इसका आपको एक फॉर्मेट भी दिखाया कैसे। देखिए, एपेक्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड वाउचर नंबर कुछ भी यहाँ पे XYZ मान लीजिए 1, फिर जो नेक्स्ट हुआ वो 2, यहाँ पर डेट लिखी जाती है, ठीक है। एंड फिर स्टेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स में यहाँ पर लिखा जाता है कि क्या है यहाँ पर, मतलब कि अगर आपने
सेल करिए कि जैसे सोल्ड टू मिस्टर रवि, ठीक है, ऐसे करके हमने दिखा दिया यहाँ पे। और हमारे पास क्योंकि पैसे क्रेडिट हुए होंगे, अब ये डेबिट क्रेडिट आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। फिलहाल जब पैसे आते हैं ना मेरे पास, जब मैं सेल करती हूँ, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट में मान लीजिए 1000 रुपीज़ मैंने दिखा दिए, मैंने 1000 रुपये का कुछ सेल करा, तो वो 1000 मैंने यहाँ दिखा दिया, टोटल दिखा दिया, सारे अमाउंट्स इधर, ठीक है, सिग्नेचर्स यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके का एक एविडेंस क्रिएट हो गया कि जब मैंने सेल किया तो मैंने ये वाउचर क्रिएट कर दिया, ताकि बाद में इसकी जब चेकिंग हो प्रॉपर वे में तो सब कुछ क्लियर रहे एकदम कि हाँ भाई 1000 रुपये की ऐसी सेल हुई थी। एविडेंशियल एविडेंस एक रहना चाहिए, ठीक है। तो वाउचर भी समझ में आया। ये बेसिकली वही बिल्स वगैरह होते हैं, जैसे आप कुछ दुकान पे खरीदने गए, आपको उसने बिल प्रोवाइड किया या फिर इनवॉइस प्रोवाइड किया जिसमें सारे अमाउंट्स एंड सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। कभी आप सुपरमार्केट या ऐसी जगह पर गए हो, उसी को वाउचर बोलते हैं, उनके लिए वो वाउचर हो जाता है एक सेल वाउचर कि हाँ हमने इतना इतना सामान सेल किया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स क्या होती हैं? अब हम अपने यहाँ पर एग्जाम्पल में आते हैं कि प्रफुल्ल ने जो 8000 रुपीज़ यहाँ पर लगाए थे ना, अचानक से क्या हुआ कि उसको अपने घर के लिए कुछ पर्सनल इमरजेंसी आई एंड उसने इस 8000 में से 2000 रुपये जो है वो निकाल लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए। तो उसको ही हम ड्राइंग्स कहते हैं, यानी कि पैसा निकाल लेना बिजनेस में से। अब पैसा ही नहीं, या फिर वो केटल की उसका यूज़ आ गया घर पर और वो उसे वापस घर लेकर चला गया, तो इसे भी ड्राइंग्स ही बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी मैंने अपने बिजनेस में पहले दिया था दैट वाज कैपिटल, एंड उस कैपिटल में से जो निकाल लिया वापस वो ड्राइंग्स हो गया, ओके। यहाँ पे देखिए, विड्रॉल ऑफ मनी या फिर गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। फाइनली हमारे कुछ 4 टर्म्स बचते हैं, 3 टर्म्स बचते हैं। अब क्रेडिटर्स तो मुझे समझ में आ गया था, डेटर्स भी जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। क्रेडिटर्स वो हैं जिन्हें मुझे पैसे देने, मैंने उनसे कभी उधार लिया था, अब मुझे उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हो गए मेरे क्रेडिटर्स। एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय द एंटरप्राइज, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो प्रफुल्ल चीनी खरीद के लेके आए थे ऑन क्रेडिट, आपको याद होगा, ठीक है, वो। अब कभी कभी डेटर्स भी क्रिएट हो जाते हैं कि जो खाते में लिखवा देते हैं कि भाई चाय दे दो हमें, ठीक है, 5 चाय लगा दो और खाते में लिख लो, हम बाद में आपको पैसे लौटा देंगे। तो जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रफुल्ल को पैसे नहीं दिए हुए हैं चाय पीने के या स्नैक्स खाने के, वो लोग हैं उसके डेटर्स, पर्सन और अदर एंटिटीज हु ओ एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उन्होंने वो चाय क्रेडिट पर ले ली, उधार पर पी ली, तो वो डेटर्स बन गए, ठीक है, वो फ्यूचर में प्रफुल्ल को पैसे देंगे, सिंपल, ओके। अब फाइनली 2 टर्म्स और बचे हमारे, परचेजेस एंड स्टॉक। परचेजेस क्या होते हैं, पढ़िए से, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश फॉर यूज और सेल। यानी कि मेरा जो मेन प्रोडक्ट है चाय बनाना, उसके लिए मुझे जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, यानी कि मिल्क, शुगर, टी लीव्स वगैरह जो चाहिए, या फिर मैं कुछ स्नैक्स देती हूँ, पोटैटोज वगैरह, ये सब मैं खरीदती हूँ, इसे मैं परचेज बोलूँगी, ठीक है। अपना मेन आइटम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसे मैं परचेज बोलूँगी, सिंपल, ओके। अब क्या होता है कि मैंने एक साल में मान लीजिए कुछ 10,000 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, इससे मुझे चाय बनानी है। लेकिन क्या हुआ, जब साल एंड हो गया ना, तो इसमें से 10,000 रुपये में से मैंने 10,000 का सामान खरीदा था, उसमें से मान लीजिए 2,000 रुपये का सामान अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा है, वो चीनी वगैरह वो पड़ी हुई है अभी गोडाउन में, उसका यूज़ नहीं हो पाया, तो उससे मैं स्टॉक बोलूँगी। ये भी समझ में आ गया। अब एक फाइनल बात कर लेते हैं, मैंने इसको पेंडिंग छोड़ा था एंड के लिए, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं फाइनली। बहुत ही ईजी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है ना, कि रेवेन्यू कमाने के लिए
मैंने जो भी मेरे छोटे मोटे खर्चे जो डेली के खर्चे बेसिकली हो रहे हैं वो एक्सपेंस होते हैं, यानी कि रेंट हो गया या फिर सैलरी हो गया या फिर मैंने जो इंटरनेट के एक्सपेंसेस दिए होंगे, ठीक है। इंटरनेट भी यूज़ होता है मेरे ऑफिस में, मान लीजिए जो मैं टी सेल कर रही हूँ, इंटरनेट यूज़ हुआ, या फिर मैंने जो टेलीफोन के एक्सपेंसेस दिए, वो सारी चीज़ें मेरे एक्सपेंस में काउंट होगा। ये खर्चे हैं मेरे डेली के, ठीक है, जिनसे मैं रेवेन्यू अर्न करती हूँ। उसी की जगह एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई असेट अक्वायर कर रही हूँ मैं, यानी कि बड़े खर्चे जो हो गए, यानी कि जो मैंने टी स्टॉल खरीदा वो उसे मैं एक्सपेंडिचर बोलूँगी, ठीक है। या फिर मैंने सोचा कि भाई अपने टी स्टॉल को पॉपुलर करने के लिए मुझे अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींचने चाहिए, उसे मैं अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड करूँगी, ये सोचा, ठीक। तो उसके लिए मुझे कैमरा चाहिए, वो कैमरा खरीदने के लिए भी मैंने जो पैसे लगाए वो कैमरा असेट हो गया मेरा, ठीक है, क्योंकि उससे भी मुझे पैसे जनरेट होंगे, तो एक्सपेंडिचर उसको भी बोला जाएगा। मतलब बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए मुझे पैसे देने पड़े वो, एंड ये मोस्टली वन टाइम होता है, ठीक है। आपको खुद ही से देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें एक्सपेंस है एंड क्या एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंस वो है जो फ्रीक्वेंटली बार बार मुझे पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर इज समथिंग वन टाइम विच पेज यू ऑफ इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक। ये कैमरा जो मैंने खरीदा, ये मैं कई साल तक इससे फोटोज़ खींचकर अपने सोशल मीडिया पेज पर डाल सकती हूँ, एंड इट वर्क्स एज एन एडवर्टीजमेंट फॉर मी, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगी। बट सैलरी का क्या, सैलरी तो भाई मैंने एक महीना दिया, उसने एक महीना काम किया मेरे यहाँ, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ दिया, फिर उसने काम किया, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको डिफरेंस। तो इसको यहाँ से एक बार रीड भी कर लेते हैं। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लाइबिलिटी और सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने कुछ उससे सर्विस या प्रॉपर्टी ऐसी खरीदी जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाले हैं, फॉर सम बेनिफिट मैंने कुछ पैसे खर्च किए, उसे हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जबकि कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, जो डेली के फ्रीक्वेंट एक्सपेंसेस होते रहते हैं, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे सारे टर्म्स क्लियर हो चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कहीं पर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ डू लेट मी नो योर फीडबैक्स, आई रियली नीड इट फॉर इम्प्रूविंग, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू।